हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 3 फिजिक्स 101 एंड किनेमैटिक्स 1। हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया। आज हम किनेमैटिक्स 2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लेक्चर को आपसे गुजारिश है कि अपना एक फोल्डर ले लें, उस पर अपने नोट्स बनाते जाएं। जो इक्वेशंस हैं, जो फार्मूलाज आपके पास आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ उनको नोट डाउन फरमाएं। जो ग्राफ्स हैं उनको आप लिख लें, ठीक है, ताकि आपको ये आगे बहुत ज़्यादा है। आप ये देख रहे हैं कि ये लेक्चर सिर्फ 3-4 पेजेस के हैं, लेकिन इसके बिहाइंड बहुत बहुत लेंथी जो है ना वो कंसेप्ट है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आती है या अच्छे से नहीं आती, दोनों सूरतों में अपने फोल्डर बनाएं, ठीक है जी। कहता है जी लेक्चर नंबर 3 में वो कहता है कि कंसेप्ट ऑफ द डेरिवेशन एक फंक्शन, मतलब वो यहाँ पे ये बात करने जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस की सूरत में वो इसको एक्सप्लेन करेगा। किस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर हमारे पास लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है किनेमैटिक्स के, जिसको वो डेरिवेशन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि नॉर्मल सूरत में वो हमसे सॉल्व नहीं होते, तो उनको हम डेरिवेट लेके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं फंक्शंस को, ठीक है। इसमें वो बात करता है यहाँ पे कि जो हमारे पास f है, यहाँ पे उसने उसको एक फंक्शन का नाम दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसने ये जो x है उसको एक आर्गुमेंट का नाम दिया। इन दोनों यहाँ से सिर्फ ये चीजें, ये जो लिखा हुआ है इसको सिर्फ आपने रीड करना है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड की है, ये क्या ऐड किया मैं समझाता हूँ। फंक्शन डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी रिटन एज, वो कहता है कि फंक्शन हमेशा इसी तरह नहीं लिखी जा सकता। हो सकता है वो इस बात को क्विज की सूरत में पेश कर दे। x इज आल्सो अ फंक्शन, वो कहता है कि x भी यहाँ पे फंक्शन है, f ऑफ x। अब यहाँ पे उसने बात क्या की, उसने बात यहाँ पे ये की है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि f को आप लिखो और उसके अंदर x लिखो। हो सकता है कि x के अंदर कुछ और भी लिखना पड़ सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे f एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो x के लिहाज से लेंगे। अगर x एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव t के लिहाज से लेंगे। अगर आपको डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का पता है, आपने मैथ में पढ़ी, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट टेल कि बॉडी डिफरेंट है। यहाँ पे उसने यहाँ पे आपको एक ये कैलकुलेशन करके दे दिया कि उसने यहाँ पे बोला कि x जो है उसको एक फंक्शन का नाम दे के वो कह रहा है कि टाइम t के लिहाज से वो कहता है इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। यहाँ पे उसने डायरेक्टली इसको डिफाइन कर दिया है। इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। दो तरीका से इसको सॉर्ट आउट करूंगा। मैं इसको फोल्डर पे ले चलता हूँ ताकि हमें बात बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे एक मैंने ग्राफ जो है ड्रा किया है, इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, अब देखिएगा ये जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे एक ये y एक्सेस में लाइन है और ये यहाँ पे हमारे पास लाइन है x एक्सेस में। इसको मैं पेंट में ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पेंट है, इसको ओपन कर लिया। इसको मैंने पेंट के ऊपर ओपन कर लिया। यहाँ पे ये हमारे पास x एक्सेस है और ये हमारे पास y एक्सेस है, ठीक है, आपको पता होगा। अब यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से होता है हमारे पास कि जब भी हम किसी चीज का फर्ज करें कि ये एक पॉइंट है, इस पे हमने कहा कि ये एक x लाइन है, तो आपको पता है ये एक लाइन x है, इसके ऊपर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला पॉइंट है उसका नाम उसने रखा हुआ क्या, x। पॉइंट का नाम क्या रखा हुआ, x। अब देखिएगा, अगर हम कहते हैं कि पहला पॉइंट 1 है, तो इसमें अगर हम फिर एक 1 प्लस करते हैं तो फिर 2 आता है ना, तो अगला पॉइंट हम कहते हैं 2। फिर अगला पॉइंट हम कहते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है 3, तो ये 3 कैसे होता है, 2 में प्लस 1 करते हैं हम इस तरह से, तो फिर पॉइंट इसी तरह। अगर पहला पॉइंट x है तो उससे अगला पॉइंट जो हमारा होगा x प्लस 1 है, ठीक है, ठीक है। अगर उसके बाद बात कर रहे हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन। और यहाँ पे ये जो h है उसने 1 2 की जगह पे इसको एक लेट कर लिया कि यहाँ पे x के अंदर h प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट x है और दूसरा पॉइंट आपके पास है h, ठीक है। अब इसको मैं फोल्डर पे अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। इसको मैंने जो है फोल्डर पे लिख के यहाँ पे मैंने तस्वीर को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसमें समझिएगा कि करना क्या है। अब ये जो आपको स्लोप दी है, अब सबसे पहले आप अपनी बुक को जरा चेक करें, यहाँ पे उसने आपको बुक में क्या दिया था। स्लोप मैंने ऐड किया है। ये जो चीज उसने दी है कि x डेल टी, ये मतलब ना यहाँ पे शॉर्टकट कर देते हैं। एक्चुअली में हमेशा एक प्रोफेसर का काम ये होता है, जो कि आपके एलएमएस पे है, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करते होंगे आई थिंक, और यहाँ पे शॉर्ट लिखा होता है। अब इसकी मसावात, कुछ जो इसकी इक्वेशंस है वो वर्क किस तरह से करती है, इसको समझते हैं कि हमारे पास
मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 2 में से 1 माइनस करते हैं, यानी कि जो फाइनल वाली ये वैल्यू है इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। यानी कि ये जो सेकंड वाली वैल्यू इसमें से इसको माइनस करना होता है, जो कि काम ये किया हुआ है, ये वाला, ये सेकंड वाली है और ये फर्स्ट वाली है। अब यहाँ पे ये क्या सीन है, उसने आपको बुक के अंदर बता दिया कि जो आपका एक्स है ना, एक्स, यहाँ पे उसने बोला कि आपका ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एक फंक्शन है, और ये कहता है कि ये सिर्फ इसी तरह नहीं होना चाहिए, इसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि जहां पे आपका एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे हम f की जगह पे अगर x कर दें तो जो अंदर x है इसको बाद में हम t भी कर देंगे, ठीक है, जो उसने इस किया। अब यहाँ पे उसने किया क्या, और ये जो डेल x की जगह पे उसने यहाँ पे h यूज किया है, और इसको मतलब एक्सपेंड करते हैं कि एक्चुअल में ये फार्मूला क्रिएट कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, स्लोप को फाइंड करने का फार्मूला हमेशा टेंजेंट के हम वर्क लेते हैं, ये जो टेंजेंट फाइल होती है इस पे वर्क करते हैं, तो हमारे पास होता है डेल y ओवर डेल x, ठीक है, डेल y ओवर डेल x। अब यहाँ पे जो डेल y है इसके लिए हमें एक फंक्शन होता है, आपको इसका पता है कि जब भी हम डेल y लेते हैं इसके लिए हमने क्या करना था, सेकंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली माइनस करनी होती है। तो हमारे पास ये x प्लस एच जो है, x प्लस एच, यानी कि जो सेकंड वैल्यू है, जैसे कि हमने कहना ना 2 माइनस 1 कर लो, या आप कर लो कि f माइनस आई, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो इनिशियल वाली है वो लास्ट वाली से माइनस हो जाती है। तो इसमें से उसने क्या किया, एफ ऑफ एक्स जो है उसमें से एफ ऑफ एक्स जो है इनिशियल वाला उसको माइनस कर दिया, ऐसे किया। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या बनी, अब यहाँ पे वो वर्क कुछ इस तरह से कर रहा है कि यहाँ पे हमने ये जो h लिया होगा ना, ये जो h, ये वाला जो h है, यहाँ पे उसकी जगह पे उसने डेल एक्स का इस्तेमाल किया, पीछे भी बता चुका लेक्चर 2 में, और यहाँ पे भी उसने आपको थ्योरी में बता दिया कि यहाँ पे जो डेल एक्स है आर्गुमेंट है, और ये जो डेल्टा वैल्यू होती है ना, इंतहाई कम चेंजिंग का मकसद होता है इसका। तो यहाँ पे आपका x जो है सेम एज इट नीचे आ गया, ये जो h है, ये जो h है इसको उसने डेल x की जगह पे चेंज कर दिया। अब ये जो है इसको यहाँ पे चेंजिंग कर दी, डेल x को आगे माइनस लिख दिया, f ऑफ x सेम एज लिख दिया। रिपीट करता हूं मैं कि हमने जब स्लोप निकालना होता है तो वो टेंजेंट के हम मतलब निकालते हैं, तो डेल y ओवर डेल x होता है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें डेल y की जरूरत है। डेल y कैसे निकालते हैं, हम पीछे मैथ के तमाम क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि डेल y निकालने के लिए हमें ये जो चीज होती है ये वाली, इसमें से माइनस करना होता है फर्स्ट वाली को। यही काम किया कि ये जो आपकी लास्ट वाली वैल्यू है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, इसमें से माइनस कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आगे उसने क्या किया, ये जो x है सेम एज इट आ गया, सारी चीजें सेम एज, यहाँ पे जो उसका h है उसको उसने डेल x से चेंज कर दिया। क्यों किया, अब ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि सर जी क्यों। हमेशा याद रखें कि एक आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, कोई बंदा पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होता, जहन का इस्तेमाल खराब कर दो थोड़ा सा, इस तरह से कि लॉजिक सोचने शुरू कर दो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे सवालात आपके जहन में, बेतुके सवाल आने चाहिए जहन में, शायद उनमें से आपको कुछ सीखने को मिले। तो ये जो h है डेल x क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम बात जब डिस्टेंस की कर रहे हैं तो इंतहाई कम चेंजिंग की बात हो रही है, तो डेल x जो है इसकी जगह पे वो चेंज हो गया। ये फार्मूला यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आगे क्या किया, अब ये डेल y है, हमने डेल y बाय डेल x फाइंड करना है, तो डेल y बाय डेल x को यहाँ पे भी डिवाइड कर दो और इस साइड पे डिवाइड कर दो, ये पूरी जो वैल्यू है इसके साथ दोनों तरफ उसने डिवाइड कर दिया, किसको, डेल एक्स को। ये नीचे डेल एक्स आ गया, यहाँ पे भी नीचे डेल एक्स आ गया, यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उसने यहाँ पे जो फंक्शन हम f इस्तेमाल कर रहे हैं उसने f इस्तेमाल नहीं किया, उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया x, और जो अंदर हम यहाँ पे x इस्तेमाल करने उसने अंदर इस्तेमाल किया t। तो अगर मैं ये करूं कि जहां पे f है इसकी जगह पे मैं ऐसे कर दूं कि सब उसकी जगह पे ff, यहाँ पे f इसकी जगह पे xx कर दें, जो कि उसने किया है, और उसके बाद जो अंदर हमारे पास x है इसकी जगह पे tt चेंज कर दें, यानी हर जगह t, जो कि बुक में दिया, मैंने लिख दिया इन बुक। तो यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स वैसे आ गया, ये जो f है इसकी जगह पे ये नीचे ये देखिएगा ये x आ गया f की जगह पे, और ये जो x है इसकी जगह पे t, और यहाँ पे डेल t, ये t आ गया और ये डेल t आ गया, यानी कि सेम वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने वापस इंप्लीमेंट कर दिया। सिर्फ ये मेथड आपको बताया कि असल में ये काम ऐसे होता है। उसके बाद माइनस का साइन लगाया जो कि ये ऑलरेडी है, ये जो f है उसकी जगह पे वही x लगा दिया, अंदर x डेल t कर दिया, और नीचे डेल x था डेल t कर दिया। अब बात को समझिएगा कि ये जो काम था ये x के लिहाज से था,
और ये काम है टी के लिहाज से। यही वजह है कि आपका ये जो अब ये फाइनल फार्मूला देखें कि डेल वाई बाय डेल एक्स जो है एक्स इंटू टी प्लस डेल टी, ठीक है, और माइनस एक्स टी और नीचे डेल्टा टी। अब ये निकला कैसे मैंने बता दिया। अब यही चीज चेक करिएगा, उसने आपको निकाल के दी है ये वाली, ये नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ये आगे क्या किया है, ये उसने लिमिट लगाई हुई है। अब लिमिट लगा देते हैं तो फिर इससे फायदा क्या होता है, बात को समझिएगा। जब हम किसी चीज पे लिमिट लगा देते हैं, अब ये जो डेल वाई ओवर डेल एक्स है ना, इस पे लिमिट लगेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इतना सा हिस्सा जो है इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये जो डेल वाई है ओवर डेल एक्स है, जब इस पे लिमिट अप्लाई होती है ना, लिमिट इस पे लिमिट अप्लाई होती है डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, जब इस हिस्से पे लिमिट अप्लाई हो जाती है ना, इस हिस्से पे लिमिट अप्लाई होने के बाद ये टोटल हिस्सा जो है आपने सेकंड ईयर की मैथ की बुक के चैप्टर नंबर 1 में ये चीज पढ़ी थी। लिमिट अप्लाई होती है तो फौरी तौर पे ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, डी वाई और ओवर डी टी। अगर टी के लिहाज से है तो टी, अगर एक्स के लिहाज से तो एक्स। तो यहाँ पे ये जो इतनी सी वैल्यू है इसने चेंज होकर डी वाई बाई डी टी हो जाना है, और आगे वाली वैल्यू उसके साथ उसने सेम एज लिमिट लिख देनी है। यही काम उसने यहाँ पे किया है कि आपकी जो वैल्यू है इसको ये डी एक्स ओवर डी टी कर दिया है, और जो आगे वाली वैल्यू उसको सेम एज उसने मतलब यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये आपका ग्राफ था, ग्राफ भी मैंने आपको पहले बता दिया, क्लियर कर दिया। अब आगे उसने क्या किया, उसने आगे ये किया है कि कैलकुलेट किया है डेरिवेशन ऑफ द सिंपल फंक्शन। अब ये जो सिंपल फंक्शन है ना, इसके डेरिवेटिव लिए हुए हैं। डेरिवेटिव आपको लेने आते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको डेरिवेटिव लेना आता होगा। यहाँ पे क्या करता है, अब यहाँ पे उसने x, यहाँ पे फंक्शन x है, उसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो t है, यहाँ पे t स्क्वायर है। आपको पता है डेरिवेटिव लेना आपको आता होगा। अब यहाँ पे उसने डेरिवेटिव को इंप्लीमेंट किया डेल x, और उसके बाद t प्लस डेल t का स्क्वायर माइनस, इसी चीज को मैं क्या करता हूँ एक्सपैंड करके देता हूँ, आपको समझाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि हम समझें अब इसको किया क्या है, बात को समझिएगा। यहाँ पे ये तो चीज जो सेम है जो ऊपर लिखी है मैंने वही लिख दिया है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि डेल एक्स जो है इसको उसने इक्वल लिखा हुआ टी प्लस डेल टी का स्क्वायर और माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला टी का स्क्वायर तो सेम है लिखा, लेकिन ये जो ए प्लस, यानी कि आपको पता है फार्मूला आपने पढ़ा ए प्लस बी का स्क्वायर, जो कि मैंने नीचे मेंशन कर भी दिया है कि ए प्लस बी का जब भी हम स्क्वायर लिखते हैं तो हम उसको इस फार्मूले के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये t प्लस डेल टी का स्क्वायर जो है इस पे फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा, कौन सा, जो कि मैथ में आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसी को उसने किया हुआ है इसका स्क्वायर प्लस डेल टी का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे t डेल टी और माइनस टी, ये जो बाहर वाला था, ये जो बाहर वाला टी स्क्वायर था और ये टी स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, पीछे ये वैल्यू आपके पास रिमाइंडर में रह गई। अब आगे क्या हुआ, उसने क्या किया कि आपके पास डेल टी का स्क्वायर और प्लस 2at डॉट टी है जो वैल्यू पीछे है। अब आगे क्या किया, आगे उसने ये किया कि दोनों तरफ डेल टी पे इसको डिवाइड कर दिया, इस साइड पे भी इस, आपको पता है दोनों तरफ जब हम डिवाइड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डिवाइड किया, ये वैल्यू अलग हो गई, डेल एक्स ओवर डेल टी हो गया। जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये डेल एक्स ओवर डेल टी हो जाएगा। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर नीचे डेल टी है ऊपर डेल टी का स्क्वायर, मतलब ऊपर 2 है नीचे 1 है। तो मैं अगर कहूं कि ये वाला इसके स्क्वायर से कट गया तो कोई हर्ज नहीं है इस बात में। यहाँ पे ये जो डेल टी है ये ऊपर वाले डेल टी से कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, यहाँ पे 2t बच गया, यहाँ पे 8 डेल टी, यहाँ पे डेल टी प्लस 2t बच गया हमारे पास, ठीक है। यही चीज उसने आपको यहाँ पे करवाई हुई है, ये चेक करें। यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ तक, ठीक है। उसने थोड़ा सा पेचीदा किया, हमने इसको यहाँ ये जो टी स्क्वायर है इस माइनस टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। एंड पे आपके पास जो वैल्यू है वो ये बच गई, ये वाली वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस पे हम अप्लाई करेंगे वो जो होता है डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। तो जब आप 8 डेल टी प्लस 2t पे वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा टी के लिहाज से जब हो रहा है तो ये वाला तो आपको पता आपने उसमें पढ़ा है एक्स के लिहाज से ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 साइड पे आ जाएगा कॉमन के तौर पे, और ये जो t है ये 1 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। ये मैं आपको इसके साथ अटैच भी कर दूंगा MS वर्ड के साथ, तो आपको समझ आ जाएगी। एंड पे हमारे पास क्या बचा 2। यही चीज उसने यहाँ पे की हुई है कि उसने किया यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, ये डेल टी जब टी के लिहाज से करेंगे तो ये कट जाएगा, जैसे कि एक्स के लिहाज से करते थे तो ये कट जाता था, 0 बन जाता था।
तो यहाँ पे ये जो 2t है, 2 साइड पे हो गया और ये जो t पीछे रहेगा ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि 2 जो साइड पे था वही बच गया, बाकी जो थी वो 1 होके मल्टीप्लाई हो गया 2। यहाँ पे उसने यहाँ इस चीज का फार्मूला दिया हुआ, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है अच्छे तरीके से कि क्या है। यहाँ पे फार्मूला है कि जब भी आपके पास कोई वैल्यू होती है डेरिवेशन में, यानी कि उसको आप कहते हैं n नीचे आ जाता है और वो जो आपके पास आर्गुमेंट पड़ा है n-1 उसकी वैल्यू हो जाती है। यानी n जो फर्ज करो, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास इसको मैं अब यहाँ से इसको खत्म कर रहा हूं मैं। फर्ज करें हमारे पास कोई वैल्यू होती है ना कि x का स्क्वायर आपको पता है 3 है, तो फार्मूला क्या है कि जो पावर है यानी कि पावर नीचे आ गई, 3 नीचे आ गया और जो n है x सेम एज इट आएगा। तो जो n है वो n आगे वैल्यू थी n-1, तो n हमारे पास क्या है वैल्यू 3, तो 3 में से 1 माइनस हो गया तो पीछे आ गया 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। यानी कि पावर नीचे और पावर में से 1 कम कर दिया जाता है। यही मेथड उसने बताया कि ये फार्मूला है, ये वही फार्मूला जो आज तक आप पढ़ते आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट उसने क्या किया, पॉइंट 6 पे कहता है फंक्शन, कहता है above to function x which represent the distance move। अब उसने ये बात बता दी है कि जो आपने ऊपर फंक्शन पढ़ा है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब वो बात करता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, जो कि आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा है, वो ये आप खुद देख लें। अगर आप चले मैं इसको करवा देता हूँ कि उसने किया क्या। वो कहता है कि ये कांस्टेंट कैसे, हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि ये क्या ये कांस्टेंट है। इसके लिए मैं जाता हूँ MS पेंट पे, इसको खत्म किया। अब आपको पता है कि इसका फार्मूला हमारे पास होता था d, इसको कलर चेंज कर लें, d ओवर t, यानी सॉरी ये तो डेरिवेशन है, ये गलत लिख दिया मैंने। हमारे पास फार्मूला इसका जो हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था वो होता था x, हमारे पास एक फंक्शन होता था उसके अंदर हमारे पास t होता था और जो इक्वल होता था, इसको मैं लिख देता हूँ जल्दी से, x नॉट होता था, ये जीरो नहीं, ये छोटा सा जीरो है नॉट वाला। आगे हमारे पास आपको पता है v नॉट होता था छोटा सा, ठीक है, और साथ में t होता था प्लस 1/2 a t का स्क्वायर होता था। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, फिर आपको समझ आएगी। अब उसने यहाँ पे किया क्या, उसने यहाँ पे अप्लाई कर दी सिर्फ डेरिवेशन, यानी कि इसको उसने डेरिवेट कर दिया। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसको डेरिवेट करूँ dy बाय, मतलब dy बाय नहीं है dx है, वो बस एक जुबान पे पक्का लगा हुआ है तो भूल जाता है, और इसको कर देते हैं हम एक्सपैंड कर देते हैं। अच्छा ये वाला जो है अगर हम इसको x के थ्रू करते हैं तो ये 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये वाला है, इसमें ये जो हमारे पास t है ये 1 हो जाएगा और पीछे v नॉट बच जाएगा अकेला, ठीक है। उसके बाद ये जो 1/2 है, 1/2 सेम एज इट आ गया, और ये जो a है हमारे पास ये a सेम एज इट आ गया, और ये जो 2t का स्क्वायर है, अभी पीछे फार्मूला पड़ा है कि 2 नीचे आ जाएगा और ये जो t की 2 माइनस में से 1 कम हो जाएगा, अभी हम फार्मूला पढ़ गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा हमारे पास। क्या बच जाएगा, सिर्फ 1, ठीक है। अब ये जो t है ये इस t से कैंसिल हो गया, पीछे क्या हमारे पास है, हमारे पास है v नॉट प्लस ये 1/2 और इस 2 से कैंसिल हो गया, अब हमारे पास है सिर्फ at। क्या है, at। यहाँ तक क्लियर। अगर मैं बात करूं कि ये जो चीज हमारे पास बच गई है, यहाँ पे dx ओवर dt लगा लेना। अगर मैं बात करूं कि अब हम इसको v के थ्रू, v के लिहाज से एक्सपैंड कर दें, तो मैं कह देता हूं कि dy v ओवर dt, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, अब v के साथ इसको एक्सपैंड कर दूं तो v नॉट 0 हो जाएगा प्लस, अब ये जो at है a आ जाएगा और t इसके रिस्पेक्ट से फिर हो जाएगा, यानी कि पावर नीचे, एक नीचे आ गई पावर और उस एक में से माइनस हो गया तो ये 0 हो गया, पीछे मतलब सिर्फ 1 रह गया, तो a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a ही बचेगा। इसका मतलब है कि हमने कहा a कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हुआ, ये कांस्टेंट है, लिहाजा ये खत्म नहीं होगा। तो यही बात उसने बताई कि a कांस्टेंट है, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ों का ना क्लियर रहे, ये कंसेप्ट वाली स्टडी है, रटा वाली नहीं। ये चीज़ें साथ साथ में प्लीज़ आप नोट डाउन फरमा लिया करें। उसके बाद इसमें वो नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है स्टोन अ ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कि ये रेस्ट में इंक्रीज करता है अपनी, मतलब उसके कहने का क्या है कि एक ऊंचाई से एक स्टोन, एक पत्थर आप फेंकते हैं, पहले वो साकन था, रेस्ट की पोजीशन में था, तो वो जब नीचे की तरफ आता है, नीचे की डायरेक्शन में वो आता है, तो फिर उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाती है,
ये बात पता होनी चाहिए। और इसकी कौन सी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ी थी 9th 10th 11th फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, कि आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अप्रोक्सीमेट 9.8 या सम टाइम इसको 9th में आपने 10 पढ़ा था, तो जी की जो वैल्यू होती है ये 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। दिस इज ट्रू, वो कहता है ये बात सच है, फेयरली क्लोज टू अर्थ, मतलब ये जो जमीन की वैल्यू होती है बिल्कुल फेयरली उसके क्लोज होती है। अदरवाइज वैल्यू जी डिक्रीज एज वी गो फर्दर, मतलब कहता है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है कब, जब उसी बाल को उठा के, यहाँ पे इसका एक एक्सपेरिमेंट में दिखाता हूँ आपको कि अगर हम ये बात करें कि ये एक पत्थर है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये अपनी मतलब ये जो इसकी पोजीशन अभी ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टिल रेस्ट पे खड़ा है, जीरो इसकी वेलोसिटी है। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो ये स्पीड से नीचे की तरफ आएगा, बहुत ज्यादा स्पीड से, यहाँ तक कि यहाँ पे आके इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम 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 कम, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं इसी पत्थर को उठा के वापस, अगर मैं इसी पत्थर को वापस उठा के ऊपर की तरफ ले जाऊं, मैं बोलूँ मुझे अब इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो इसके लिए यहाँ पे ये वजनी ऊपर की तरफ जैसे जैसे ये जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि इसका वजन है और ये मतलब ये बुलंदी ज्यादा है, ऊपर जाते फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ये इसकी स्पीड ऊपर ऊपर जाते हैं। इसीलिए जब ये नीचे की तरफ आता है स्पीड ज्यादा होती है, जब ऊपर की तरफ जाता है स्पीड कम। और यहाँ पे एक उसने जो फैक्टर बताया वो ये है कि जब ये इसकी जो वैल्यू है 9.8 है, ये कहाँ पे है, जमीन के जब बिल्कुल करीब आ जाता है, यहाँ पे ये फोर्स है इसकी कशिश की, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये कम होती जाती है। यही बात उसने बताई है कि जब आप वी गो फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, तो ये डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद कहता है नोट इफ वी हैव द मेजर द डिस्टेंस, अगर हमें ये इसकी डिस्टेंस मेजर है फ्रॉम ग्राउंड अप, देन एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव। अगर हमें कहता है कि अगर हमें पता हो ना इसकी वैल्यू क्या है, तो हम बता सकते हैं कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, ये बात सच है। ये बात को समझिएगा जरा, बात क्या है। वो कहता है जब ये नीचे की तरफ आती है ना, आपने पढ़ा था 9th फर्स्ट ईयर 10th में, कि जब नीचे की तरफ आती है तो ये जो हमारी वैल्यू होती है 9.8 प्लस में होता है, लेकिन जब ये वैल्यू इसी बाल को उठा के ऊपर की तरफ लेके जाओ ना, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये माइनस में जाती है, कि कशिश की जो फोर्स है ये कम होती जाती है, और ये माइनस 9 पॉइंट सॉरी कम नहीं होती, मैं शायद पहले भी बोल गया हूँ, कम नहीं होती ये नेगेटिव में होती है, यानी कि डिक्रीज का मतलब है नेगेटिव में होती जाती है। इसको आप कम कह लें, -9.8 है क्योंकि ये फिर इधर को जाती है बाल और ये जमीन इधर को खींचती है, तो दोनों फोर्सेस आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये इधर को इसकी डायरेक्शन हो जाती है और जो बाल है उसकी डायरेक्शन कुछ इधर को होती है, तो फिर ये बड़ा प्रॉब्लम बनता है, इसलिए इनके दरमियान में माइनस की जो शक्ल है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, पॉइंट 8 में क्या कहता है कि क्या कहा उसने, यहाँ पे कैलकुलेशन की है, इसको जरा गौर से देखिएगा। उसने पहले आपने सेकंड डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर में, कि एक चीज का जब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं फिर दोबारा उसी चीज का डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे उसने क्या किया, डी वी बाई डी टी, यानी कि जो उसका v का फर्स्ट डेरिवेटिव था उसने यहाँ पे पुट कर दिया ये dx, ठीक है, और बाकी वैल्यू सेम है, डी भी लिख दिया, डी टी सेम एज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव लेने का ये मतलब एक साइन सिंबल या मेथड होता है, इसको इस तरह लिखते हैं, इसको डी स्केयर लिख दिया ना सेकंड डेरिवेटिव, डी स्केयर और एक्स और डी टी स्केयर। अब ये क्या बात लिखी है, जब भी हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। वी कॉल डी स्केयर एक्स डी टी स्केयर द सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये क्विज बन गया एक। उसके बाद ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब टी के लिहाज से जो डेरिवेटिव लिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के लिहाज से लिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इजी टू एक्सटेंड दीज आइडियाज टू द बॉडी मूविंग विद एक्स एक्सिस एंड वाई डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर दी है, बात उसने कुछ इस तरह से की कि जब एक गाड़ी मूव करती है तो वो दो एक्सेस में जाती है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देखते हैं कि जब एक गाड़ी मूव करती है, अगर फर्ज करो कि एक गाड़ी मूव कर रही है, वो मूव करती है एक्स एक्सेस में, ओनली एक्स एक्सेस में, तो फिर आपका मतलब ये है कि ये गाड़ी सिर्फ इधर को जा रही है, तो फिर तो ये गाड़ी हमेशा सीधी एक लाइन में चलती जाएगी। अगर हम कहें कि जो गाड़ी है हमारे पास, गाड़ी या कोई भी चीज मूव करती है, मोशन मतलब कोई भी, अगर हम कहें कि वो सिर्फ वाई एक्सेस में मूव करती है, तो वो फिर सारी जिंदगी नीचे की तरफ यानी कि वाई एक्सेस में मूव करती रहेगी, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज है। गाड़ी जब भी हमेशा कभी किसी चीज, यानी कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट तक गाड़ी जाना चाहती है, कोई इंसान जाना चाहता है, तो वो हमेशा अगर सीधा ही चलता जाएगा तो वो सीधा गुजर जाएगा। अगर वो मतलब ये चाहता है कि वो सीधा
ऊपर की तरफ जाए तो वो ऊपर उस पॉइंट पे। हमेशा चीज तक पहुंचने के लिए आप ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब कोई भी मेथड हो सकता है, आप इधर को भी जाते हैं उधर को भी जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा आप एक्स एक्सेस में गए और थोड़ा सा आप वाई एक्सेस में, तो हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो दोनों साइड पे होती है। कुछ इसको मैं यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है। यानी कि जो उसका एंगल होता है हमारे पास ऐसे वाई एक्सेस में भी होता है और ऐसे एक्स एक्सेस में भी होता है। तो इसलिए ये वाली जो चीज होती है जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, इसको आर से डिनोट किया जाता है या इसको डी से डिनोट किया जाता है। तो इसको डिनोट करने, यानी कि ये इसको डिनोट कर दिया। और ये बनता कैसे, ये किस चीज का मजमूआ होता है, किस चीज का ये होता है असल में, जो एक्स के कंपोनेंट होते हैं और प्लस जो वाई के, यानी दोनों साइड पे ये चीज जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है उसमें आर एक्स होगा और प्लस आर, नीचे छोटा सा वाई लिख देते हैं, इसको कहते हैं कंप्लीट आर, ठीक है। यही चीज उसने यहाँ पे बताई है बुक के अंदर। वो कहता है कि आपकी जो बॉडी मूव करती है 2 डायमेंशन में मूव करती है, वेलोसिटी उसकी 2 डायमेंशन में होती है। तो इसको उसने यहाँ से फार्मूले से इंप्लीमेंट किया है कि जो उसने एक्स टी आई एक मेंशन किया और जे, अब ये है यहाँ पे आई और जे क्या है, ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, आपने पढ़े हुए हैं, अगर नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर है उसके, यहाँ पे ये उसने आर लिया, दोनों डायरेक्शन उसने मेंशन की है। यहाँ पे एक डायरेक्शन उसने मतलब उसकी एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है। अब यहाँ पे उसने ये वाली चीज क्या की, हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास होता है S इज इक्वल टू वी टी, आपने पढ़ा हुआ है या आपको पता है, यानी S यहाँ पे फासला है, फासले को S से ज़ाहिर कर लो या D से ज़ाहिर कर लो, D इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि इसी तरह यहाँ पे जो चीज उसने मेंशन किया है V इज इक्वल टू डी आर और डी टी किया उसने, यानी कि अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे जो हमारे पास, अगर हमने यहाँ से T लेना है, यानी कि T लेना है तो V नीचे चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ V लेना है तो V एक साइड पे रह जाएगा, D ऊपर चला जाएगा और T नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। यही काम उसने यहाँ पे किया है। देखिएगा कि उसने बोला जो V की वैल्यू है वो डी आर ओवर डी टी, यहाँ पे उसने जो R लिया हुआ है वो कंपोनेंट है डिस्टेंस का, और ये विद लिहाज टू जो टाइम है, टाइम के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पे उसने आगे क्या किया है, उसी चीज को एक्सपैंड करके लिखा है कि ये जो चीज है, ये जो आर मैंने अभी बताया था, दो का मजमुआ होता है, एक एक्स वाले का और एक वाई वाला है। जो एक्स वाला क्या आता है, ये देखिएगा, ये आई कंपोनेंट और ये जे कंपोनेंट, यानी कि आई वेक्टर और जे वेक्टर, इन दोनों को जमा करके ये वाली इक्वेशन बनेगी। यही चीज उसने लिखी हुई है यहाँ पे, उसने लिख दिया वी एक्स आई और वी वाई, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में और वाई की डायरेक्शन में जब दोनों जमा होंगे तो फिर एक वी बनेगा जो कि वेलोसिटी है। उसके बाद उसने यहाँ पे उसने कहा कि यूनिट वेक्टर एक्स एंड वाई फिक्स द मीनिंग द बॉडी टू डू नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। अब ये चीज उसने फिक्स कर दी कि जब भी, अब उसने ये चीज फिक्स करने के लिए क्या किया हुआ है कि इन दोनों को ऊपर एक्सपैंड किया, यही चीज क्लियर की है कि जब भी हम एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसने फिक्स कर देते हैं, तो मीनिंग दैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करते। कौन सी चीजें, यूनिट वेक्टर। ये वाली इक्वेशन में यूनिट वेक्टर की उसने बात की है, यही सिर्फ डिपेंड नहीं करते, बाकी चीज डिपेंड करती है टाइम पे मूव करने के लिए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज, अब दो स्केलर प्रोडक्ट, एक होते हैं हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, एक हमारे पास होते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट के पास हमारे पास cos थीटा होता है और जो हमारे पास वो होते हैं दूसरे डॉट प्रोडक्ट, उसमें हमारे पास sin थीटा होता है। अब यहाँ पे a डॉट b, इन दोनों का a डॉट b और उसके बाद a b cos थीटा उसने लिया हुआ है, इसको उसने आगे एक्सपेंड किया है। यू कैन थिंक, उसने यहाँ पे बोला है, कॉल सुन ले, मैं भूल ही गया क्या पढ़ा रहा था, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, अच्छा यहाँ पे मैंने एक वो बोल दिया था डॉट प्रोडक्ट। असल में जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं वही डॉट प्रोडक्ट होते हैं, वो दूसरे होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं उनको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उनके साथ साइन थीटा होता है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एक ही होते हैं, इन दोनों के सेंटर पे डॉट होता है। ये आपको क्विज आएगा कि इनकी कौन सी निशानी है और ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट, उनके साथ कॉस थीटा आता है। ये एक कंप्लीट लाइन जो है एक आपका क्विज है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, यू कैन थिंक ए डॉट बी, अब यहाँ पे ए और बी, अब ये बात देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे ए डॉट बी है और ए साइड पे अलग है और cos थीटा किसके साथ है, बी के साथ, ये दोनों के साथ नहीं है, सिर्फ बी के साथ है, इसलिए नीचे उसने ए को साइड पे कर दिया, बी cos थीटा अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, लेंथ ऑफ ए
प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि जो बी है उसका प्रोजेक्शन ए पे है, और इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और नीचे उसने क्या किया, ए डॉट बी, आगे उसने क्या लिखा, बी ए cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है, बी वाली जो साइड है वो लेंथ हो जाएगी और ए का जो प्रोजेक्शन होगा वो बी पे होगा। ठीक है, ये बात उसने यहाँ पे लेंथ ऑफ बी और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, रिमेंबर दैट यूनिट वेक्टर आई आई जे जे आई और यहाँ पे जे, इस ये बात जो आगे देखते हैं, अगर लेक्चर खत्म हुआ तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये जो प्रोजेक्शन वाला सीन होता है। इसको चलते हैं पेंट पे लेके, या फिर ऐसे करते हैं, आप इसको खुद ही कर लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाती है। यानी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, जब भी हमारे पास आई डॉट आई होगा या फिर जे डॉट जे होगा, ये इक्वल होगा 1 के। ये बात याद रखें, जब दोनों मतलब सेल्फ प्रोजेक्शन होती है, यानी कि जो आई है तो वो आई से ज़रब होगा, सेंटर में डॉट हो तो ये होगा आपका 1 के इक्वल, जे जे से मल्टीप्लाई तो 1 के इक्वल। लेकिन अगर आई जे से मल्टीप्लाई करे फिर आपका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर जे के से मल्टीप्लाई करे, अगर 3 डिमेंशन होगा फिर भी आपका 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में इसके उलट होता है। ठीक है, अब ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी का प्रोजेक्शन ऑन ए, ये वाली साइड क्लियर कर रहा है, ये वाली चीज। अब यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि जब ए बी cos थीटा होता है ना, तो यहाँ पे ए है वो लेंथ ऑफ ए है, और यहाँ पे अगर बी होता तो वो लेंथ ऑफ बी होनी थी। अगर यहाँ पे बी cos थीटा है तो याद रखे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और अगर यहाँ पे ए cos थीटा हो तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये दोनों चीजें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ होनी चाहिए। अगर आपको मजीद कोई बात समझ में नहीं आई वीडियो में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, और आई होप सो दैट कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसको कंसेप्ट करें, ये चीज़ें मैंने साथ में ऐड कर दी हैं जो कि ज़रूरी हैं, और इसको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।